हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 3 ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ कंपाउंड एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली डेडिकेटेड है मैटर के क्लासिफिकेशन को। ठीक है ना, मैटर क्या होता है? मैटर इज एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। ऐसा कुछ भी जिसको मास होता है और जो जगह ले लेता है उसको क्या बोलते हैं हम? मैटर। दैट इज कॉल्ड एज मैटर। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। ओके, तो मैटर को फिजिकल स्टेट के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। और दूसरा जो तरीका है दैट इज बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन कंपोजिशन। ठीक है, तो मैटर को दो तरीकों से आप क्लासीफाई कर सकते हो, एक तो बेस्ड ऑन कंपोजिशन और दूसरा बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। तो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट क्लासीफाई ऑलरेडी हम क्लासीफाई कर चुके हैं एंड दैट क्लासिफिकेशन इज सॉलिड, नेक्स्ट वन लिक्विड, बोलो क्या है? लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हम लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कोई सॉलिड सॉलिड होता है तो क्यों सॉलिड होता है, लिक्विड लिक्विड क्यों होता है, गैस गैस क्यों होता है, और सारी चीज़ें हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये जो बेस्ड ऑन कंपोजिशन वाला क्लासिफिकेशन है इसको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एंड व्हाट दैट 3 कैटेगरी आर? नंबर 1 इज एलिमेंट। क्या? एलिमेंट। ओके, अब एलिमेंट के बाद क्या आ जाता है? एलिमेंट के बाद आता है कंपाउंड। क्या आता है? कंपाउंड। और कंपाउंड के बाद फाइनली जो थर्ड टाइप होता है दैट इज मिक्सचर, दैट इज मिक्सचर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कंपोजिशन, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब एलिमेंट मतलब क्या? जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे कितने एलिमेंट अवेलेबल है? 118 एलिमेंट अवेलेबल है यूनिवर्स में। 119वां भी डिस्कवर हो चुका है लेकिन अभी सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो टोटल 118 एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट का क्लासिफिकेशन आज हमें पढ़ना है। ओके, अब एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है लेक्चर नंबर 2 में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एलिमेंट मतलब जो इंडिविजुअल होते हैं, फर्दर डिवाइड उसको हम नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे 118 एलिमेंट है। कंपाउंड मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स प्रपोर्शन में एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट होंगे, मतलब बॉन्ड बनाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। जैसे पानी H2O, H2SO4, HCl, HNO3, कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। ओके, मिक्सचर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड एलिमेंट जो कुछ भी अगर आप सिर्फ ऐड करोगे, मतलब वो रिएक्ट होंगे क्या? नहीं, सिर्फ ऐड होंगे। ओके, केमिकली रिएक्ट नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर। तो अभी का जो टॉपिक है वो है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। तो एलिमेंट को 3 तरीके से या 3 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 1 इज मेटल, नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल एंड फाइनली मेटेलॉइड। मेटेलॉइड, ठीक है, तो आराम से समझो, मेटेलॉइड स्पेलिंग देख लेना है ना, मेटेलॉइड, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। ठीक है, तो अब इसमें जो मेटल होते हैं ना, तो सबसे पहले मेटल पढ़ते हैं हम। मेटल, तो मेटल किसको बोलेंगे? द सब्सटेंस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज मेटल। तो जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जा सकती है उसको क्या बोलेंगे हम? मेटल। तो मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर। ओके, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट थ्रू देम। तो इसमें से करंट, इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है और हीट भी जा सकती है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, हमने ऑलरेडी देखा है, मेटल नॉन मेटल चैप्टर हमारा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, जो कि इसके आगे वाला चैप्टर, लेकिन हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया। हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख लेना आप। ओके, तो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है लीड। लीड में से ना तो करंट जाएगा ना तो हीट जाएगी। ठीक है, लीड में से करंट भी नहीं जाता, हीट भी नहीं जाती, फिर भी वो मेटल है, उसका एक्सेप्शन है, वो अपवाद है। ओके, दूसरा है मेटल से आप शाइनी सरफेस, शाइनी चमक होती है इसमें। ओके, तीसरा मेटल्स आर हार्ड, हार्ड ये ब्रेक नहीं होते, जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं होते, ये हार्ड होते हैं। ओके, उसके बाद मेटल्स में 2 एबिलिटी और होती है, एक होती है डक्टिलिटी। व्हाट इज मीन बाय डक्टिलिटी? अभी हमने पढ़ा है ऑलरेडी। हाँ, डक्टिलिटी मतलब अगर आप मेटल को होल में से पास करोगे तो इसका वायर बन जाएगा, ये एबिलिटी मेटल में होती है। उसके बाद एक होती है मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी। ओके, मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी मतलब अगर आप मेटल को हिट करोगे तो उसकी प्लेन शीट बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। तो इसमें मेलिएबिलिटी भी होती है। एंड फाइनली इसके एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, ये सारे मेटल के एग्जांपल है। अब और डिटेलिंग चाहिए तो मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आपको मिल जाएगी, जस्ट इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे प्रकार के जो एलिमेंट होंगे उनको बोलेंगे हम मेटल। क्या बोलेंगे? मेटल। अब सेकंड कैटेगरी जो आती है एलिमेंट की,
दैट इज नॉन मेटल। कौन सी? नॉन मेटल। अब ये नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल मतलब ये बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब इसमें से ना तो हीट जाती है ना तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है। अब जैसे गुड कंडक्टर का एक एक्सेप्शन था, वैसे ही बैड कंडक्टर का भी एक एक्सेप्शन है। अब एक चीज़ याद रखो, कार्बन 3 अलग अलग फॉर्म में आता है, 3 फॉर्म में आता है, उसको बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। पहला फॉर्म होता है ग्राफाइट। ओके, बेसिकली कार्बन से ही बने होते हैं सारे फॉर्म, लेकिन उसकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है। कार्बन ग्राफाइट, कार्बन डायमंड, कार्बन फुलेरीन। तो कार्बन का जो ग्राफाइट वाला है, पेंसिल की जो लीड होती है ना, दैट इज नथिंग बट ग्राफाइट। डायमंड ज्वेलरी में जो यूज़ करते हैं, फुलेरीन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये जो ग्राफाइट वाला कार्बन है, बेसिकली कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन का जो ग्राफाइट वाला टाइप है, पेंसिल की लीड वाला टाइप है, ये कंडक्टर होता है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है ना। तो ये उसका एक्सेप्शन हो गया। सेकंड वन, इसका जो सरफेस होता है वो डल होता है। शाइनी होता है क्या? नहीं। ओके, डल होता है, नहीं चमकते ये। उसके बाद ये जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं या ब्रिटल होते हैं। मेटल, नॉन मेटल कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं, ठिसूर होते हैं, ब्रिटल मतलब उस पर फोर्स लगाओगे तो ब्रेक हो जाएंगे। ओके, अब इसमें डक्टाइलिटी नहीं होती, मेलिएबिलिटी नहीं होती, और ये सॉफ्ट होते हैं। नॉर्मली मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉर्मली मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कार्बन, उसके बाद क्या, क्लोरीन, ओके, ब्रोमीन, ये सारे। ओके, तो ये क्या हो गए? नॉन मेटल्स। दीज आर द नॉन मेटल्स। अब कुछ सब्सटेंस होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको बोलते हैं मेटालॉइड। दैट इज कॉल्ड एज मेटालॉइड, ठीक है ना। तो मेटालॉइड किसको बोलेंगे? जिसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे? इंटरमीडिएट होंगे, दोनों के बीच के होंगे। किसके? मेटल और नॉन मेटल के, उसको क्या बोलेंगे? मेटालॉइड। लेकिन अगर आपको 12th की डेफिनेशन चाहिए तो मेटालॉइड लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? इंसुलेटर, मतलब इसमें से करंट नहीं जाता। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, उनका हाई टेम्परेचर कर दिया, तो ये कंडक्टर का काम करते हैं। समझ में आया? तो आप कैसे याद रखना, मेटालॉइड मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं। किसके किसके? मेटल और नॉन मेटल के। कैसे हो सकते हैं दोनों के प्रॉपर्टीज? अगर इनका टेम्परेचर लो है तो ये इंसुलेटर का काम करेंगे, अगर ये इनका टेम्परेचर हाई है तो ये कंडक्टर का काम करेंगे। तो हमारे मन पे डिपेंड है कि ये सब्सटेंस अगर है, सेमीकंडक्टर है, तो इसको कंडक्टर की तरह बिहेव करना है या इंसुलेटर की तरह बिहेव करना है। कंडक्टर की तरह चाहते हो तो इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, मतलब हम इसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसको इंसुलेटर बनाना चाहते हो तो इसका टेम्परेचर कम कर दो। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे मेटालॉइड। अब ये हो गए 3 क्लासिफिकेशन। किसके? एलिमेंट के। एलिमेंट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। अब इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कंपाउंड का। अब कंपाउंड का क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। एलिमेंट के 3 टाइप, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। जो करंट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं मेटल, नहीं कर सकते नॉन मेटल। दोनों के बीच के प्रॉपर्टी मेटालॉइड। अब जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में किया जाता है। कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, विच आर दे? नंबर 1, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड वन इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड थर्ड वन इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल सी चीज है, जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन है उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन नहीं उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, कार्बन हो ना हो कोई लेना देना नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अरे यार छोड़ो ना, इतना कैसे कॉम्प्लिकेट, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सर मुझे क्या इसका फॉर्मूला ही पता नहीं है, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है या कॉम्प्लेक्स है? तो आप उसको जलाओ, जलाने के बाद जो रेसिड्यू रहता है, जो बाकी रह जाते, जो अवशेष रह जाता है या जो कुछ भी बाकी रह जाता है, अगर वो काला होगा, ब्लैक होगा, काली होगी, ब्लैक रहेगा, ब्लैक रेसिड्यू रहेगा, ब्लैक कुछ बाकी रहेगा, तो दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जलाने के बाद अगर ब्लैक नहीं रहता तो उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक, और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। ओके, तो कंपाउंड का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में किया जाता है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सीधे सीधे इसका लॉजिक है कि जिसमें भी कार्बन हो दैट इज ऑर्गेनिक। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसको जलाने पर ब्लैक रेसिड्यू मतलब जो कुछ भी रह जाता है। ओके, तो द कंपाउंड विच व्हेन स्ट्रांगली हीटेड, ऐसे कंपाउंड जिसको जब बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, ब्लैक कलर्ड कार्बन रेसिड्यू क्या दे देता है? ये ब्लैक कलर कार्बन रेसिड्यू। ब्लैक रेसिड्यू रह रहा है मतलब डेफिनेटली वो कार्बन का ही होगा। इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब पेट्रोल, डीजल। ये पेट्रोल डीजल को बर्न करने पर ब्लैक कलर का धुआं निकलता है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मीथेन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
और ये हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन के मिक्सचर से जो कंपाउंड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ये सारे क्या आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल, जिसके अंदर कार्बन है ऑर्गेनिक, जिसको जलाने पर ब्लैक रेसिड्यू रह जाता है ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। अब उसके बाद जाते हैं सेकंड वन पे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसको आप हीट करने पर ब्लैक रेसिड्यू नहीं बचेगा, उसको इनऑर्गेनिक बोलेंगे। तो द कंपाउंड विच व्हेन हीटेड, जिसको गर्म किया गया, स्ट्रांगली डिकम्पोज तो हुआ, ब्रेक तो हुआ वो, लेकिन जो रेसिड्यू बचा आर कॉल्ड, वो ब्लैक नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड या NaCl। तो यानी मतलब सोडियम, ये सी कार्बन नहीं है, इसको अगर कार्बन बोले तो इसको क्या बोलेंगे, ललोरीन नहीं, तो ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला, रस्ट मतलब गंज, रस्ट का फॉर्मूला होता है, याद रखना, Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2, रट्टा मार लेना, ये फॉर्मूला है रस्ट का। ब्लू विट्रॉल क्या होता है, CuSO4.H2O, ओके, कॉपर सल्फेट.H2, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये सारे जो कंपाउंड है, ये सारे जो कंपाउंड है, अब इसमें कार्बन होने के बावजूद भी ये क्या है, ब्लैक रेसिड्यू नहीं बचता, इसलिए लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन, ओके, तो लाइमस्टोन इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइमस्टोन क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद बढ़ते कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड विच हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब कॉम्प्लेक्स मतलब आप बोलोगे कितना कॉम्प्लेक्स, तो मैंने हीमोग्लोबिन का आपके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये सेंटर में मेटल है और ये सारी सराउंडिंग है। ये लाइन मतलब कार्बन होता है, हर एक कार्बन पे एक कार्बन होता है, हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन होता है, दिस इज द लाइन फॉर्मूला ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, हीमोग्लोबिन का। हमारे ब्लड में होता है ना, हीमोग्लोबिन कम हो गया ज़्यादा होगा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। या क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे। इसमें क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर में सेंट्रल में मेटल एटम होता है, जैसे कि यहाँ पर सेंटर में आयरन है, मेटल है ना, सेंट्रल में मेटल एटम होता है, इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जिसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होगा, और जिसके सेंट्रल में मेटल एटम होगा, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसके एग्जांपल क्या है, हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। तो सिंपल है, जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन है या जिसको बर्न करने पर ब्लैक रेसिड्यू मिलता है, उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसको बर्न करने पर डिकम्पोज तो होता है लेकिन ब्लैक रेसिड्यू नहीं मिलता, उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा और उसके सेंट्रल में मेटल एटम होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कंपाउंड पे बेस्ड एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज क्या है देख लो, एक क्वेश्चन दिया गया है आपको बढ़िया से, पहले खुद से आपको पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। आपने ट्राई कर लिया, चलो ठीक है, देख लो, ट्राई कर लो, हो गया, हो गया। तो ये जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, प्लांट में एक एबिलिटी होती है जो अपना खुद का फूड खुद जनरेट करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज, फूड मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना C6H12O6, ओके। इसका स्ट्रक्चर चाहिए आपको, जरूरत नहीं, लेकिन अगर चाहिए याद करने का है तो देख लो, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब क्या करो, पहले CHO लिख दो, ये अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड एक कंपाउंड होता है, याद रखना, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, वो आना चाहिए यार, आप 4G के स्टूडेंट है, घबराना मत, ओके। अब हर एक को एक एक OH दे दो, एक एक OH, हाँ, एक एक OH, सबको एक एक OH ग्रुप दे दो, हाँ। अब इसको ये एक दूसरे से लिंक कर दो, ऐसे हो गया। अब इसको एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन और इसको 2 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर आता है ग्लूकोज का। मेजर करके देखना, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अभी ऑर्गेनिक है बिकॉज इसमें कार्बन है। इन सनलाइट, ये तो ग्लूकोज अगर सनलाइट के साथ रिएक्ट होगा, इसको रब कर लेता हूँ मैं, स्ट्रक्चर देख लेना ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज इन सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम CO2। तो क्या प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज इन सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम CO2 एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी, प्लांट को हम पानी दे देते हैं, और वाटर H2O, ये क्या है, वाटर, दिस इज द वाटर, ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट चाहिए इसको, और क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल, ओके। क्लोरोफिल होंगे तभी फूड बनेगा। तो ये क्या दे देता है, वाटर टू गिव्स
ग्लूकोज क्या दे देता है ये, ग्लूकोज C6H12O6, और इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है। अब हम बोलते हैं ना पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, क्यों लगाओ भाई, बिकॉज पेड़ क्या करते हैं, हमें जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज, और ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, चलो अब इसको बैलेंस करते हैं। कार्बन कितने हैं, 6, इधर कितना है 1, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं 12, कितने हैं 12, इधर कितने हैं 2, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 में के 6 यहाँ पर गए, बचे कितने 12, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 12 और 6 18, बैलेंस होना चाहिए ना, 6 दूनी 12 और 6 18। आप ऐसे ही याद करना, 6CO2 प्लस 6H2O दैट गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2। अब देख लो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी तो आपने पढ़ाया था जिसमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक होता है। तो बच्चों मैंने वो हिंट दिया था आपको, मेरा लॉजिक ये था कि बर्न करने पर अगर रेसिड्यू मतलब जो कुछ बाकी रहे वो ब्लैक है तो वो ऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करने पर ब्लैक रेसिड्यू नहीं रहता, ब्लैक रेसिड्यू नहीं रहता तो ये इनऑर्गेनिक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, उसके बाद वाटर, वाटर में तो कार्बन ही नहीं है तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक है। क्या है, इनऑर्गेनिक है। लेकिन ग्लूकोज को अगर आप बर्न करोगे, ग्लूकोज को अगर आप बर्न करोगे तो ब्लैक रेसिड्यू रहेगा तो ये ऑर्गेनिक है। ये कैसा है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे होगा, ऑक्सीजन ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक होगा, और वो तो मॉलिक्यूल है ना, कंपाउंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कंपाउंड ही नहीं है, कंपाउंड ही नहीं है। ओके, ये एलिमेंट है तो इसको क्लासिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब उसके बाद देख लो, उसके बाद देख लो ये जो क्लोरोफिल बना, क्लोरोफिल ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसमें कंपाउंड कौन कौन से थे, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज और क्लोरोफिल। ये O2 तो एलिमेंट है ना, तो उसको क्लासिफाई कंपाउंड के कैटेगरी में नहीं करेंगे हम। तो ये इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, ये कॉम्प्लेक्स है और ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दे दिया। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या करते हैं, इन्वायरमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड और जो रूट से पानी ले लेते हैं, दोनों की रिएक्शन करते हैं लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, फूड। क्या बोलते हैं, फूड। हम जो खाते हैं ये फूड। ओके, अब ये आपको क्लासिफाई करना है। पेट्रोल, पेट्रोल इज ऑर्गेनिक, क्यों, बिकॉज इसको अगर आप बर्न करोगे तो ब्लैक रेसिड्यू बचेगा। कॉमन साल्ट इनऑर्गेनिक, ब्लैक रेसिड्यू नहीं बचेगा। हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर बताया मैंने अभी आपको, यहाँ पर लिखा था ना स्ट्रक्चर, हेमोग्लोबिन। ब्लू विट्रॉल इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक क्यों इनऑर्गेनिक, बिकॉज इसको अगर आप हीट करोगे तो व्हाइट रेसिड्यू बचेगा, ब्लैक बचेगा क्या, नहीं। साइनोकोबालामाइन ये कॉम्प्लेक्स है, नाम ही इसका कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसको कॉम्प्लेक्स याद रखना, मेमोराइज कर लेना। साइनोकोबालामाइन मतलब ये कॉम्प्लेक्स नाम है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कुकिंग गैस ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक होगा, धुआं निकलता है ना ऑर्गेनिक, ब्लैक कलर का, ये ऑर्गेनिक है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का नाम होता है, फॉर्मूला होता है Na2CO3। अब इसमें कार्बन होने के बावजूद भी ये इनऑर्गेनिक है। इसका क्या रीज़न है कि जो रेसिड्यू है वो व्हाइट रहता है, रेसिड्यू नहीं बचता, व्हाइट रेसिड्यू होता है, इसलिए वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। Na2CO3 का नाम क्या होता है, लिख लेना, सोडियम कार्बोनेट। शुगर को अगर आप गर्म करोगे, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, C12H22O11 ये शुगर होता है। और शुगर को अगर आप गर्म करोगे तो ब्लैक रेसिड्यू बचेगा, तो ये ऑर्गेनिक होता है। ये कैसे होता है, ऑर्गेनिक होता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, और ऑलरेडी हमने ग्लूकोज को क्लासिफाई किया है, दैट इज ऑर्गेनिक कैटेगरी। उसकी क्या कैटेगरी होती है, ऑर्गेनिक कैटेगरी। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे, आगे का क्लासिफिकेशन आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।